नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो मूलाधिकारों से संबंधित है। हमने अभी तक मूलाधिकार पढ़े थे, समानता का अधिकार पढ़ा था, धर्म की आज़ादी पढ़ी थी। उसी की आगे से कंटिन्यू शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 आते हैं इसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है कि आर्टिकल 23 क्या कहता है कि राज्य या कोई भी व्यक्ति मानव का जो दुर्व्यापार है वह नहीं कर सकता और उस पर क्या प्रतिबंध है। तो मानव की दुर्व्यापार या बलात्श्रम पर प्रतिबंध, इसका मतलब क्या होता है कि बलात्श्रम मतलब होता है कि राज्य या कोई व्यक्ति इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कराएगा, उसको कहते हैं बलात्श्रम। मतलब कि इच्छा के विरुद्ध कार्य ना करवाना, उस पर प्रतिबंध लगाएगा राज्य। बेकार मतलब होता है कि काम के बदले पैसे, ठीक है, पैसे ना देना, काम करा लिया परंतु पैसे नहीं दिया। तो ये मतलब ये चीजें किन किस श्रेणी में आती है? शोषण। ये आप क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तीसरा क्या होता है? मानव व्यापार, मतलब कि मानव में क्या आएगा? इसमें पुरुष महिला बच्ची आएंगे, ठीक है। इनकी क्या करेगा? किसी प्रकार की खरीद या मतलब बेचना या खरीदना, ये सब प्रतिबंध है। ये आर्टिकल 23 के तहत आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 के तहत 3 प्रकार के शोषण बताया गया है, 3 प्रकार का मानव का दुर्व्यापार बताया गया है। वो ये 3 प्रकार का है आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 के तहत। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन मतलब कार्य करना, उन पर प्रतिबंध है कि वे बालक जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है वो किसी प्रकार के कारखानों में या निजी क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकते या राज्य उनसे कार्य नहीं करवाएगा, ठीक है। इसके लिए बाल आयोग का गठन हुआ था, जैसे कि वो जांच करेगा कि कारखानों में या किसी और निजी क्षेत्रों में किसी प्रकार के जो 14 वर्ष की आयु के बालक है उन पर कार्य तो नहीं करवाया जा रहा। तो आर्टिकल 23 और 24 हो गया। इसके बाद फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब राज्य है ना, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की आजादी देता है, धर्म के मामले में स्वतंत्र करता है राज्य, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 आते हैं। तो आर्टिकल 25 को हम समझते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण धर्म के अबाध मतलब होता है बिना रोक टोक। अंतःकरण मतलब जो आपकी सोल कह रही है कि रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार की का अधिकार होगा। मतलब क्यों कोई भी व्यक्ति जो राज्य में रह रहा है उसको उसकी सोल क्या कह रही है, उसके अंतःकरण क्या, अंदर की आवाज क्या कह रही है, किस धर्म को अबाध रूप में बिना रोक टोक में मानना है या नहीं मानना है, किसका हमें प्रचार प्रसार करना है या किसका नहीं करना है, ये राज्य हम पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ये राज्य के नागरिकों के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें एक चीज आती है कि आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 ये कह रहा है कि जो सिख लोग हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्शलिटी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि स्पेशली उनको प्रोविजन बताए गए हैं कि जो सिख हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर रखा है? धर्म के अबाध बिना रोक टोक, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चूंकि क्या है कि वहां पर कुछ ऐसे धर्म के नियम होते हैं, तो उन नियमों को हमने उनके साथ कोई पार्शलिटी नहीं की है, पक्षपात नहीं किया राज्य ने। तो सिख क्या कर सकते हैं? कृपाण धारण कर सकते हैं, मतलब कटार को धारण कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। परंतु और देखो 25 में किसको डिस्क्राइब किया गया? हिंदू को डिस्क्राइब किया गया। हिंदू मतलब क्या होता है कि सिख, जैन और बुद्ध मिला के ये हिंदू कहलाएगा। ये आर्टिकल 25 के तहत, ये मतलब सब तीनों वर्ग हैं जो हिंदू में शामिल होंगे। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब राज्य के समस्त नागरिकों को जो धर्म के मामला है उनको टोटली मतलब पूर्णता क्या होगी? स्वतंत्रता होगी कि धर्म का जो भी मामला उनका प्रबंध, मतलब कोई भी, जैसे कि क्या कहते हैं उसका मैनेजमेंट क्या होना, जैसे कि कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई सिख गुरुद्वारा है, उनका प्रबंध हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किसको हमें इसका मैनेजमेंट बैठाना है, कौन मैनेजर होगा, कौन क्या, ये सब प्रबंध की आजादी होगी पूर्णतः समस्त नागरिकों को, कोई भी किसी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी पंथ का व्यक्ति हो। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता, मतलब ये होता है कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म से टैक्स नहीं लिया जाएगा, उस पर कर आरोपण नहीं किया जाए। क्यों? ये पूर्णतः आजाद है। आर्टिकल 25 हमें ये क्या कहते हैं? आर्टिकल 25 से लेकर 28 का यही कहता है कि धर्म के मामले में पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो राज्य किसी भी धर्म पर कर आरोपण नहीं करेगा, धर्म के नाम पर पैसा नहीं उगाएगा। आर्टिकल 27 क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कि ये
राज्य द्वारा जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। बेसरकारी विद्यालय, उन जो वे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा संचालित होती हैं उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा, जो ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं, जो एनजीओ द्वारा संचालित हैं, वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। तो यह आर्टिकल 28 हो गया। आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है कि ये माइनॉरिटी से संबंधित है, अल्पसंख्यक। क्योंकि संविधान में अल्पसंख्यकों को डिस्क्राइब नहीं किया कि भाई अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, तो संविधान में अल्पसंख्यकों का कोई वर्णन नहीं है। परंतु संविधान में अल्पसंख्यक भले ही हमने डिस्क्राइब नहीं किया, परंतु अल्पसंख्यकों में किस आधार पर कौन व्यक्ति अल्पसंख्यक है, तो एक तो होगा अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होगा। भाषा के आधार पर कौन अल्पसंख्यक है, तो वही भाषा के आधार पर मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ये क्या है, अल्पसंख्यक है। ये भाषा का, अगर भाषा के आधार पर। तो आर्टिकल 29 क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा राज्य। वे लोग जो भाषा के आधार पर, वे लोग अल्पसंख्यक कहते किन्हें हैं, जो संख्या में कम है, उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। तो वे लोग जो संख्या में कम है, उनके लिए राज्य उनका जो भी हित होगा उनमें संरक्षण करेगा राज्य। 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन में अल्पसंख्यकों का अधिकार। मतलब वे लोग जो माइनॉरिटी के हैं वे अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि मदरसा, ठीक है, जैसे कि मदरसा। तो वो शिक्षण संस्थाओं की आजादी है अल्पसंख्यकों को। आर्टिकल 32 क्या कहता है, चूंकि आर्टिकल 31 भी आएगा, तो आर्टिकल 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको भाग 12 में विधिक अधिकार बना दिया था। भाग 12 में आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो वो जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था, तो इसलिए आर्टिकल 31 यहाँ पर विलुप्त, ठीक है, निरस्त किया गया उसको। आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो भी संविधान में किसी प्रकार की समस्या आती है उनका ट्रीटमेंट कैसे होना, उनका इलाज कैसे होना, उनका उपचार कैसे होना, तो वो 32 आर्टिकल कहता है। क्योंकि 32 आर्टिकल जो है वो मूल अधिकारों का क्रियान्वयन करता है, मूल अधिकारों को लागू करवाता है। आर्टिकल 32 खुद अपने आप में एक आर्टिकल भी, एक मूल अधिकार भी है। कैसा मूल अधिकार कि वे मूल अधिकार जो अल्पीकरण हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार से अस्तित्व में लाना, उनको प्रभाव में लाना है। जैसे कि क्या होता है कि अंबेडकर जी ने क्या बताया आर्टिकल 32 को, मतलब संवैधानिक उपचार अधिकार को, यह है संविधान, मतलब आर्टिकल 32 क्या है, संविधान का हृदय एवं आत्मा का। किसको, आर्टिकल अनुच्छेद 32 को कहा। तो अब अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, उनको 5 प्रकार के विशेषाधिकार मिलते हैं, जो कि कोई व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो। तो आर्टिकल 32 के तहत प्रत्येक भारतीय राज्य के नागरिकों को 5 प्रकार के विशेषाधिकार रिटें प्राप्त होती है। तो पहली रिट कौन सी होती है, ठीक है, पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है, शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाए। किनके विरुद्ध जारी होती है, या सरकार और कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है, ठीक है ना, शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाए, इसका अर्थ ये होता है। दूसरा होता है मैंडामस, परमादेश। परमादेश मतलब हमारा आदेश है। हमारा आदेश मतलब किसके विरुद्ध जारी होती है, जो सरकारी आदमी जो भी होता है उसके विरुद्ध जारी होती है, निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के विरुद्ध यह जारी नहीं होती है। अधिकार परीक्षा क्वा वारंटो के मतलब अर्थ होता है क्या, किस अधिकार से, किस अधिकार मतलब क्या होता है कि वे व्यक्ति जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हैं उनके विरुद्ध जारी होती है कि आपने किस अधिकार से इस व्यक्ति को मनोनीत किया, इस अधिकार क्या अधिकार था आपके पास कि आपने ऐसा कार्य करवाया यहाँ पे। तो सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी होती है यह, ठीक है, ये वाली रिट। चौथा है क्या, उत्प्रेषण, मतलब मंगा लेना। क्या मंगा लेना, उत्प्रेषण मतलब क्या होता है, न्यायिक जो प्राधिकरण के विरुद्ध जारी होती है, न्यायिक प्राधिकरण जो होती है ना उनके विरुद्ध जारी होती हैं। प्रतिषेध मतलब होता है, प्रोविजन मतलब होता है मना कर देना। मना कर देना मतलब क्या है, इसका तात्पर्य उच्चतम न्यायालय। अच्छा देखो, इसमें उत्प्रेषण मतलब क्या होता है कि जब कोई ऐसा केस, उत्प्रेषण जब कोई ऐसा केस जो निचली अदालतों में लंबित पड़ा होता है, तो उच्च न्यायालय या उचली मतलब ऊंची की जो न्याय है, न्यायपालिका है, वह उस लंबित मामलों को अपने पास मंगा सकता है, ठीक है ना, लंबित मामलों को, पेंडिंग मामलों को।
प्रतिषेध मतलब क्या होता है कि मना कर देना। कैसा मना कर देना होता है? उच्चतम न्यायालय निचली जो न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं ये किसको दी गई हैं? राज्य के नागरिकों के लिए। क्यों? क्योंकि यही समाजवाद है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही स्वतंत्रता है। तो राज्य मतलब कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रकार का उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वह व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपने उच्च न्यायालय के अपने राज्य के उच्च न्यायालय में PIL दायर कर सकता है। कंडीशन क्या है कि जब राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया होगा। तो 32 और 226 में ये अंतर होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब आपके रहे कौन से? आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या आता है? सशस्त्र बलों को कुछ अधिकार दिया जाता है। ठीक है ना। आर्टिकल 34 क्या आता है? मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून होता है। ये संसद जहां चाहे वहां जो वह राज्य जहां पर किसी प्रकार का आतंक का खतरा हो, भय की स्थिति हो, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड, आसाम है, यहाँ पर मार्शल लॉ सैन्य कानून लागू कर देता है। तो वहां पर क्या होता है कि जब आर्मी को कानून पावर मिल जाता है तो आर्मी क्या करती है कि मतलब किसी भी जो घर है उसकी छानबीन कर सकती है, सड़कों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, और क्या करते हैं कि यहाँ पर राज्य के नागरिकों पर प्रतिबंध, उनकी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो चूंकि इसमें हनन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये संसद के पास ऐसा अधिकार है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों को अधिकार दिया जाता है, ये संसद द्वारा होता है। आर्टिकल 34 भी संसद द्वारा होता है। किसको? मार्शल लॉ जिसे कहते हैं हम, सैन्य कानून। सैन्य कानून कब लागू होता है? जहां पर स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए आर्मी को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 ये कहता है कि संसद के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं, संसद ऐसा कानून बना सकती है कि जो मूल अधिकारों को अस्तित्व में लाए, मूल अधिकारों को प्रभावी बना सके, परंतु ऐसा कानून राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। आर्टिकल 35 ये कहता है कि यह संसद के पास अधिकार है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए, अस्तित्व में लाने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है, परंतु राज्य विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बनाएगी। ये आर्टिकल 35 कहता है। तो हमने समझा कि मूल अधिकारों से संबंधित जो भी जितने भी मूल अधिकार थे 12 से लेकर 35 तक हमने चर्चा की है। अगले टॉपिक हम समझेंगे कि भाई मूल अधिकार कैसे न्याय योग्य है या वाद योग्य है या नहीं, या किस प्रकार की आलोचना हुई है, मूल अधिकार और DPSP में किस प्रकार का अंतर है। आज के लिए इतना काफी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।